हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 10 का जो अध्याय 4 है यानी कि द्विघात समीकरण, इसका परिचय। मतलब इसके बारे में जो बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होनी चाहिए, हम वो यहाँ पे सीखने वाले हैं। और इससे पहले के जो अध्याय हैं जो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आपको वो देखने हैं तो आप वहाँ से देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं इस अध्याय को। इसका नाम है द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम ऐसे समीकरण पढ़ने वाले हैं जिसमें अधिकतम घातांक 2 हो सकता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके मानक रूप की, तो जो भी हम समीकरण पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, ये उसका मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 यानी कि 0। ठीक है। यहाँ पे जो ये x है ये चर है, मतलब इसका मान बदल सकता है। ठीक है, तो ये चर हो गया। और जो a b और c है, ठीक है ना, a b और जो c है ये अचर है। ठीक है, तो a b c क्या है, अचर है। अब आपको याद रखना है कि जो a b c है ये असलियत में यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, a का मान कोई वास्तविक संख्या होगा, b का मान भी कोई वास्तविक संख्या होगा, c का मान भी कोई वास्तविक संख्या होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि a b और c में से जो a है ना, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। आपको ये याद रखना है कि a कभी भी शून्य नहीं होगा। इसके बारे में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लेते हैं। क्यों शून्य नहीं हो सकता? क्योंकि अगर एक ही जगह शून्य रख दोगे तो शून्य गुणा में x², ये वाली चीज खत्म हो जाएगी। अगर मैं एक ही जगह शून्य रख दूं तो ये चीज खत्म। जैसे ये चीज खत्म हुई तो ये द्विघात कहाँ रह गया, है ना। तो यानी कि ये द्विघात समीकरण बना रहे, इसके लिए a का शून्य नहीं होना जरूरी है। तो आपको याद रखना है कि b और c शून्य भी हो सकते हैं, शून्य नहीं भी हो सकते, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना पक्का है कि a का मान कभी शून्य नहीं होगा। ठीक, अगर मैं आपको, ठीक है, इस पे एक उदाहरण दूं, ठीक है, इस पे एक उदाहरण दूं, ठीक है, द्विघात समीकरण का, तो आप ऐसे समझो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x की घात 2 जमा में 3x जमा में 5 बराबर है 0। ठीक है, तो ये एक द्विघात समीकरण है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप में है। मतलब सब कुछ लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में अगर 0 है। ठीक है, तो ये मानक रूप कहलाता है। सबसे पहले x² वाला पद, फिर x वाला और फिर सिंपल, जिसके पास x नहीं है। ठीक, यहां से सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो a b और c पहचानना आना चाहिए। तो देखो यार, जो x² के साथ लिखा हुआ है यानी x² का जो गुणांक है उसे हम a बोल रहे हैं। यहाँ पे x² के साथ क्या है, 2। तो इसका मतलब हो गया कि इस सवाल में या इस समीकरण में a का मान 2 है। जो x का गुणांक है उसे हम b बोल रहे हैं। यहाँ पे x के साथ है 3, तो मतलब b हो गया 3। ठीक है, जो अकेला बच गया वो c है। यहाँ पे अकेला क्या बचा है, 5, यानी c का मान है 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको a b और c पहचान में आना चाहिए। कई बार क्या होगा कि ये आगे पीछे करके लिख देंगे। जैसे इन्होंने लिख दिया 3x जमा में 4x² जमा में 6, या फिर यूं कह लो यहाँ पे लिख दिया उन्होंने बराबर 6। अब इसको बोलेंगे मानक रूप में लिखो। तो इसको मानक रूप में लिखना क्या मतलब है, x² वाला पहले लिख दो। तो x² के साथ क्या है, 4x², तो इसको मैंने पहले लिख दिया। फिर x वाला पद उसके बाद लिखो, तो x वाला पद क्या है, 3x बराबर 0 होना चाहिए, बराबर 6, तो 6 को इधर लाएंगे, -6 बराबर बच जाएगा 0। तो ये हो गया इसका मानक रूप। ठीक है, आपको ये मानक रूप समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूल का क्या मतलब है। समझो कि अगर आपके पास एक समीकरण है ax² जमा bx जमा c बराबर 0, मतलब एक द्विघात समीकरण है जो कि मानक रूप में आपने लिख ली है। तो यहाँ पे इसके अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। और मूल का ये मतलब है, जैसे आपने मानक रूप में लिख दिया तो LHS में x का क्या मान रख दो कि वो RHS यानी 0 के बराबर आ जाए। जाहिर सी बात है, अगर आपने मानक रूप में लिखा है तो बराबर 0 ही होगा। नहीं लिखा है अगर मानक रूप में, तो जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू रखो और LHS RHS दोनों बराबर आ जाएं, तो समझ जाओ वही क्या है, मूल है। ठीक है, मैं आपको उदाहरण से बताता हूं फिलहाल, उससे पहले, क्योंकि इसके अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं, तो एक मूल को हम अल्फा बोल देंगे, दूसरे को बीटा। अब समझो कि मूल का क्या मतलब है उदाहरण से। मान लो मेरे पास एक द्विघात समीकरण है x की घात 2 जमा में 4x माइनस में 6 बराबर 0। ठीक है, मान लो यहाँ पे -12 बराबर 0 है। ये है अपने पास एक द्विघात समीकरण। अब इसके मूल का क्या मतलब होगा, x की जगह में ऐसा क्या रखूं कि LHS RHS बराबर हो जाए। ठीक है, अब यहां पर x की जगह मैं 2 रख देता हूं, चलो। ठीक है, x की जगह अगर मैंने 2 रखा तो देखते हैं क्या आता है। यहां पर
जब मैंने कैलकुलेट किया 2 की घात 2 4, 4 दूनी 8 माइनस 12, तो 8 4 12 माइनस 12 0, और RHS में भी पहले से क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। इसका मतलब जब मैं x का मान 2 रख रहा हूं और ये मानक रूप में लिखा था, तो जाहिर सी बात है RHS यानी कि इस तरफ शून्य ही होगा, तो यानी कि x का मान 2 रखने पे शून्य के बराबर हो जा रहा है, तो यानी कि x बराबर 2 इसका एक मूल है। ठीक है, पहला मूल है तो इसको हम अल्फा भी कह सकते हैं, अल्फा बराबर 2 आ गया। इसी तरह से अगर मैं मान लो x का मान कुछ और रखूं और फिर से LHS RHS बराबर आ जाए, RHS में शून्य है मतलब शून्य आ जाए, तो वो भी इसका मूल्य होगा। जैसे यहाँ पे -6 रख दूं अगर मैं, आप कहोगे मुझे कैसे पता लग रहा है क्या रखना है, क्योंकि ये सवाल मैंने पहले किया हुआ है, अभी मैं समझा रहा हूँ बस कि मूल का क्या मतलब होता है। अब ये निकालते कैसे हैं वो हम अभी सीखने वाले हैं, ठीक है ना, तो उसकी टेंशन मत लो। मान लो यहाँ पे मैं x की जगह -6 रखूं, तो यहाँ से x की जगह मैंने -6 रखा LHS में, ठीक है। देखते हैं, -6 का स्क्वायर 36 प्लस का प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 चौक 24 माइनस में 12, तो यहाँ से -36 प्लस 36 0 हो गया। ठीक है, RHS में देखो पहले से ही 0 चल रहा है, ठीक है, यानी LHS RHS बराबर आ गए। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह -6 रख रहा हूँ तो भी ये चीज शून्य के बराबर हो जा रही है, यानी कि ये हो गया इसका दूसरा शून्य, जिसको मैं, यानी कि ये x बराबर -6 इसका दूसरा मूल हो गया, इसको मैं बीटा बोल रहा हूँ। तो ये बिल्कुल वैसा ही जैसे हम बहुपद में शून्य निकालते थे, वैसे यहाँ पे मूल निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर से समझ लो, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा, आपने मानक रूप में नहीं लिखा, तो हो सकता है उधर 0 के अलावा कुछ और हो, तब भी जब आप x का मान इनमें से कोई रखोगे तो LHS और RHS बराबर आ जाएगा। और अगर आपने मानक रूप में लिखा हुआ है तो हमेशा उस तरफ 0 होगा, यानी कि इनमें से कुछ रखोगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। यानी x का वो मान जो यहाँ पे रखने पे अगर ये मानक रूप में है तो 0 के बराबर आ जा रहा है, वही इसका मूल कहलाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर उधर 0 ना हो, मानक रूप में ना हो ये, तो -12 उधर ले जाओ यार, -12 उधर ले जाओगे +12 हो जाएगा, यही तो होगा और क्या। अब आप इनमें से कुछ रखोगे तो LHS RHS तब भी बराबर आएंगे। x बराबर 2 रखो, 2 की घात 2 4 गुणा में 2, देखो 2 की घात 2 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, 12 आ गया, उधर पहले से ही 12 है। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये मानक रूप में होगा तो उधर 0 होगा, यानी x का मान ये रखने पे 0 आ जाएगा। मानक रूप में नहीं होगा तो जितना उधर होगा उतना इधर बन जाएगा, तब भी मतलब सिंपल सा फंडा है कि LHS RHS बराबर हो जाएंगे। समीकरण में आप जानते हैं जो बराबर के इधर है वो LHS, जो उधर है वो RHS होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई मूल निकालते कैसे हैं, तो मूल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तरीके आपके सिलेबस से हटा भी दिए गए हैं। तो जो जो तरीके हैं आपके सिलेबस में उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपके जो सिलेबस में आपको निकालना आना चाहिए मूल, वो है गुणनखंडन विधि द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक द्विघात समीकरण दी गई है 2x की घात 2 माइनस में 5x प्लस में 3 बराबर 0, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं और विधि जो है वो है गुणनखंडन विधि द्वारा। ठीक है, कैसे करते हैं, सबसे पहले आप क्या करना, इसको मानक रूप में लिख लेना। मानक रूप में लिखने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई x² वाला पद पहले होना चाहिए, उसके बाद x वाला पद, फिर c बराबर फिर 0, इस तरह से होना चाहिए। तो ये तो पहले से ही मानक रूप में है, x² वाला पद पहले लिखा हुआ है, फिर x वाला पद है, फिर जो भी है कांस्टेंट वो है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, हालांकि ये मैं आपको दूसरे चैप्टर में ही सिखा चुका हूँ, तो जिसने दूसरा चैप्टर देखा है उसको तो ये चीज़ बहुत आसान लगेगी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं इसको और इसको गुणा करके क्या आ रहा है, तो 3 गुणा में 2 6, मतलब अब हमें क्या करना होता है, हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी होती हैं जिनको गुणा करके आ जाए 6, क्योंकि इन दोनों को गुणा करके आ रहा है 6। ठीक, उसके बाद संख्याएं आपको बदलनी नहीं है, यही संख्याएं रखनी है, लेकिन यहाँ पे देखना है निशान क्या है, यहाँ पे क्या निशान है, प्लस। तो इन्हीं संख्याओं को प्लस करके वो चीज आनी चाहिए जो x के साथ में लिखी हुई है, कितना है -5, माइनस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कितना बचा 5, मतलब 5। ठीक है, तो गुणा करके आना चाहिए, 3 गुणा में 2 यानी 6, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए 5। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करके आना चाहिए था। अब जरा सोचो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, जैसे हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है 6 गुणा में 1, 6 गुणा में 1 करोगे 6 आ जाएगा, लेकिन
क्या 6 और 1 जोड़ के 5 होगा? नहीं होगा, ये वाली चीज तो गलत हो जाएगी भाई, यानी हम 6 और 1 नहीं ले सकते। ठीक, कुछ और सोचो। जैसे मैंने सोचा यहाँ पे मैंने सोचा 2 और 3, तो 2 गुणा में 3 6 होता है, बिल्कुल होता है, यानी ये चीज भी ठीक है। संख्याएं बदलनी नहीं है, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3। क्या 2 और 3 जोड़ के 5 आता है? बिल्कुल आता है। जब दोनों कंडीशन सही हो जाए तब आपको समझ जाना है कि इस सवाल में जो ये 5 लिखा है, बस इसकी जगह आपको 2 + 3 लिख देना और कुछ नहीं चेंज करना, सब कुछ सेम। मतलब सब कुछ सेम उतार दो, 2x की घात 2 बिल्कुल सेम, माइनस की जगह माइनस, बस ये जो 5 है ना इसके लिए जगह छोड़ दिया मैंने, x के बाद जो भी है वो सब ऐसे ही कॉपी कर दिया। सब कुछ देखो मैंने ऊपर जैसा उतारा है, बस 5 की जगह मुझे क्या लिख देना है? 2 + 3। ठीक है, ये अपना रफ वर्क है, इसको आप मिटा सकते हो या फिर लाइन खींच के लिख सकते हो, ये रफ है। ठीक है, इसके बाद देखो बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पर 2x की घात 2 ऐसे ही चलेगा, -2 गुणा में x कितना हो गया? माइनस का 2x, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू में x कितना हो गया? -3x, प्लस में 3 बराबर 0। अब यहाँ से जो भी उभयनिष्ठ है वो उभयनिष्ठ यानी कॉमन ले लो, यहाँ से जो भी कॉमन है वो देख लो। तो यहाँ से देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो पहली बात तो 2 कॉमन आ गया। x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, तो छोटी घात कॉमन लेते हैं, यानी x की घात 1 बाहर आ गया। तो 2 बाहर, x की घात 1 बाहर, तो यहाँ पे x की घात 2 थी, तो 1x बचा रह जाएगा, माइनस 2x था, 2x पूरा का पूरा बाहर ले लिया, सब कुछ बाहर ले लिया, तो 1 बचता है ना, क्योंकि हमें चाहिए क्या होता है कि इसको किससे गुणा करें कि ये चीज़ आ जाए। तो 2x गुणा में 1 2x होगा, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दो, 3 देखो कॉमन आ रहा है, 3 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? x। अब इसको मैं किससे गुणा करूँ कि वापस से +3 आ जाए? -1 से। ठीक है, देखो 3 गुणा में 1 3 आ गया, और माइनस माइनस ही तो प्लस होगा। आप ऐसे भी याद रखना, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ का जो भी निशान है उसका उल्टा आता है, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, बराबर में क्या आ गया? 0। अब इनमें से देखो x - 1 दोनों के पास है, कॉमन ले लो, x - 1 कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या बचा हुआ है? यहाँ पे बचा हुआ है 2x, यहाँ पे x - 1 हटाओ तो क्या बचा हुआ है? -3, बराबर कितना बचा हुआ है? 0। तो यहाँ से इसको गुणा इसको करके कितना आ रहा है? 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में कोई निशान नहीं तो समझो गुणा है, दो चीज़ों को गुणा करके 0 आ रहा है, इसका मतलब है या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो या दोनों ही 0 हो, कम से कम एक 0 होगा तभी 2 को गुणा करके 0 आ सकता है। तो यानी कि या तो x - 1 बराबर 0 रहा होगा, या फिर 2x - 3 बराबर 0 रहा होगा, या दोनों ही 0। तो x - 1 उधर ले जाओगे +1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2x - 3 है, तो 2x बराबर -3 उधर गया +3, तो x बराबर 3/2। ठीक है ना, इन्हीं में से एक को चाहो तो आप अल्फा बोल दो, x का ये जो मान है इसको अल्फा बोल दिया, और ये जो x का मान है इसको बीटा बोल दो। अल्फा बीटा ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये होगा इसके मूल। ठीक है, ये जो विधि है इसको बोलते हैं गुणनखंडन विधि। ठीक, समझ में आ गया? चलो एक और सवाल करते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है फिर से अपने पास 6x की घात 2 -x -2 बराबर 0। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया? हमें दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करके वही चीज़ आनी चाहिए जो इनको गुणा करके आ रहा है। 6 गुणा में 2 कितना हुआ? 12। ठीक है, हालांकि -2 था तो -12 आना चाहिए, बट अभी माइनस का हिसाब हो जाएगा, उसकी टेंशन मतलब। उसके बाद यहाँ पे देखना होता है निशान क्या है? माइनस है, तो इन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करके वो चीज़ आनी चाहिए जो बीच में है। बीच में देखो कुछ नहीं दिख रहा, मतलब माइनस का 1 है। ठीक है ना, माइनस तो है ही, साथ में 1 समझ लो, माइनस भूल जाओ, अभी सिर्फ 1 पे फोकस करो। अब आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको गुणा करके आए 12, लेकिन उन्हीं को घटा के आए 1। ठीक है, तो जैसे सिंपल सी बात है, 6 गुणा में 2 होता है 12, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या 6 में से 2 घटाने पे 1 आता है? नहीं आता, यानी कि हम 6 और 2 नहीं ले सकते भाई, कुछ और सोचना पड़ेगा। 4 गुणा में 3 होता है 12, 4 में से 3 घटाया जाए तो बचता है 1, दोनों चीज़ सही है, तो मतलब 4 और 3। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, बस सब कुछ सेम उतारना है। बस जो यहाँ पे 1 है ना, दिख नहीं रहा तो मतलब 1 है यहाँ पे, उसकी जगह पहले सब कुछ सेम उतार दो। जो ये 1 है इसकी जगह 4 - 3 लिखोगे बस,
क्या लिखोगे 4 माइनस 3। ठीक है, ये रफ वर्क था, मिटा दिया। ठीक, देखो 4 में से 3 घटाओगे वापिस से 1 ही बचेगा, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ, मान सेम है। तो यहाँ से आ गया 6x की घात 2 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स यानी 3x माइनस में 2 बराबर है 0। ठीक है, अब तो आसान है यार, यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लो। यहाँ से कॉमन लेने का मतलब क्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पहाड़े में 6 और 4 दोनों आ जाए, सबसे बड़ा नंबर तो कौन है वो 2। 2 3 6 2 दूनी 4, x की घात 2 x की घात 1, x कॉमन आएगा। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6 आ जाए, हमें ये सोचना है। तो 2 3 6, साथ में x की 2 में से 1 x बाहर है तो 1 x रहेगा, माइनस 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूंगी 4 आ जाए, 2 दूनी 4, x तो हम बाहर ले चुके हैं, प्लस देखो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो 1 के पहाड़े में 3 भी आएगा 2 भी आएगा, तो 1 कॉमन ले लो। जब 1 कॉमन लेते हैं सब कुछ सेम रहेगा, है ना, क्योंकि 1 का पहाड़ा 3x बार पढ़ोगे 3x मिल जाएगा, 1 का पहाड़ा -2 बार पढ़ोगे -2 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आनी चाहिए, इन दोनों ब्रैकेट में जो भी है उसको कॉमन ले लो। यहाँ से ये चीज बाहर आ गई तो क्या बचा अंदर 2x, ये चीज देखो बाहर आ गई तो क्या बचा +1 बराबर कितना बचा 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर रख दो, क्यों रखते हैं पिछले सवाल में बता चुका हूँ। ठीक है, या तो ये होगा या फिर 2x + 1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x का मान निकालोगे 2/3 हो जाएगा, या फिर यहाँ से निकालोगे तो -1/2 हो जाएगा, है ना। इन्हीं को एक को अल्फा एक को बीटा लिख सकते हो, हालांकि इस अध्याय में लिखना इतना जरूरी है नहीं, ठीक है ना, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। तो ये हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है द्विघाती सूत्र। उसके लिए पहले आपको समझना होगा कि डी क्या चीज़ होती है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोला जाता है, या फिर हिंदी में इसे बोलते हैं विविक्त कर। क्या होता है ये समझो। मान लो आपके पास एक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। ये अगर आपके पास समीकरण है तो जो d है उसका मान होता है b का स्क्वायर कर दो, उसमें से 4ac घटा दो, तो b² - 4ac d के बराबर होता है। समझ में आ गया। देखो a b और c आपको कहाँ से मिल जाएगा, समीकरण जो होगी वहां से। जो x² के साथ होगा वो a हो जाएगा, जो x के साथ होगा वो b हो जाएगा, जो अकेला है वो c हो जाएगा। वहां से आपको a b c मिल जाएगा। a b c को इस फॉर्मूले में रखोगे, जो आएगा वो d के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप d मिल जाएगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। अब d से ये फैसला होगा कि जो समीकरण है उसके जो मूल है वो किस तरह के हैं। देखो अगर जो d का मान आया है वो धनात्मक आया, मतलब 0 से बड़ा आया है, 0 से बड़ा अगर d आया है तो यानी कि जो समीकरण थी वो 2 भिन्न वास्तविक मूल रखती है अपने पास में, मतलब उस समीकरण के 2 अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। अगर d 0 के बराबर आ गया तो 2 समान वास्तविक मूल होंगे, यानी कि दोनों मूल बराबर आएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर सबसे अलग केस ये वाला है, अगर d ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक क्या 0 से छोटा, ठीक है ना, तो अगर d 0 से छोटा आ गया तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि ये जो केस है और ये जो केस है इसमें वास्तविक मूल हैं। इस केस में 2 अलग अलग वास्तविक मूल हैं, लेकिन इस केस में 2 समान है, लेकिन है दोनों में। तीसरे केस में नहीं है, तीसरे केस में वास्तविक मूल नहीं है। तो आपको याद रखना है जो द्विघाती सूत्र होता है ये जो है, यानी कि मूल बराबर -b + -√d/2 है, जो कि आपको याद रखना है। ये हम तभी लगा सकते हैं जब d या तो 0 से बड़ा हो, यानी ये वाला केस हो, या फिर 0 के बराबर हो, यानी ये वाला केस हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, बहुत बार हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी याद रखते हैं, -b ± अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2a, दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि जो d है ना उसी का तो मान होता है b² - 4ac, तो d की जगह b² - 4ac लिख दो। ठीक है, या फिर अगर आपको d याद है फॉर्मूला तो d को पहले अलग से निकाल लो और फिर, ठीक है ना, इस तरह से याद रखो, छोटा लगेगा थोड़ा। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गया। ये है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके भी हम मूल निकाल सकते हैं। जैसे
ये वाला सवाल अभी हमने मूल निकाला था, लेकिन वहाँ पे गुणनखंडन विधि का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके निकालते हैं। चलो 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ पे आप द्विघाती सूत्र निकालने के लिए a, b और c निकाल लो। x² के साथ जो है उसे हम बोलते हैं a, यानी a हो गया 6। x के साथ जो है उसे बोलते हैं b, यानी माइनस, साथ में कुछ नहीं दिख रहा तो 1 समझ लो, और जो यहाँ पे बच गया वो है c। इतना निकल गया। तो पहले d देखो क्या आ रहा है। d का फॉर्मूला क्या, b² माइनस 4ac। तो यहाँ से b का मान कितना है, -1, ठीक है, -4, यहाँ पे a, यहाँ पे c। a का मान क्या है 6, c का मान क्या है -2। तो 1 का स्क्वायर हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, 4 गुणा में 6 24, 24 दूनी 48। तो d का मान हो गया 48 जमा 1 यानी कि 49। अब देखो जो 48 प्लस 1 यानी 49 है, यानी जो d आया है, जाहिर सी बात है यहाँ पे d क्या है, 0 से बड़ा है। भाई d कितना है, 49 है। 49 0 से तो बड़ा होता है। तो जब ये 0 से बड़ा है तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर d 0 से बड़ा होगा तो दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, यानी कि हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे ये बड़ा है तब भी, बराबर है 0 के तब भी। तो अब ये फॉर्मूला लगा लो मूल निकालने के लिए, ठीक है। यानी कि जो मूल होगा, जिसको हम x बोल रहे हैं यहाँ पे, x का वो मान, ठीक है, तो वो हो जाएगा -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ रख दो यार -b का मान देखो कितना था, -1, b का मान है -1, तो यानी कि माइनस, फिर b का मान लिखना है -1। देखो b के पास अपना माइनस है इसलिए यह माइनस दिख रहा है, फॉर्मूले में माइनस था इसलिए एक और माइनस दिख रहा है, ठीक है। प्लस माइनस √d, d का मान आया 49 डिवाइड बाई 2 है, तो 2 इंटू में a का मान कितना है अपने पास, a का मान अपने पास है 6, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंटू में a यानी 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस √49 होता है 7 बटे में 6 गुणा में 2 यानी कि 12, ठीक है। तो ये हो गया x का मान, यानी कि जो भी x का मान यहाँ से आ रहा है वो मूल होगा। तो यहाँ पर देखो दो मूल हैं, x बराबर, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस, यानी एक बार 1 प्लस 7 बटे में 12 हो जाएगा, या फिर x बराबर 1 माइनस 7 बटे में 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 और 1 8 बटे में 12, 8 बटे में 12, यानी इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2 बटे 3 हो जाएगा। या फिर यहाँ से x बराबर 7 में से 1 गया, यानी -6 बटे में 12, तो यहाँ से काटोगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि -1 बटे में 2। तो दो मूल आए यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ प्लस माइनस है, तो जो प्लस माइनस आएगा एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरह से करना होता है आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कितना आंसर है, 2 बटे 3 और -1 बटे 2। अभी हमने यही सवाल दूसरे तरीके से किया था, कहाँ पे किया था, यहाँ पे। तो यहाँ पर भी देखो दो अलग अलग आंसर आए थे, 2 बटे 3 और -1 बटे 2। ये गुणनखंडन विधि थी, और जो अभी हमने निकाला है ये द्विघाती सूत्र से निकाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं उस पर हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी, अगली वीडियो में प्रश्नावली शुरू करूँगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है आप कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।